दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सह्याद्री अकेडमी पर। अभी तक हमने इतिहास में गुलाम वंश को पूरा खत्म कर लिया है। आज हम चर्चा करते हैं खिलजी वंश पर, क्योंकि गुलाम वंश का पतन हो चुका था। गुलाम वंश के पश्चात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजियों का उदय होता है। तो खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा पहले देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो खिलजी वंश का कार्यकाल दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी पांचों वंश थे उसमें सबसे कम था, मात्र 30 वर्ष। खिलजी वंश का उदय 1290 में हुआ था और इसका अंत 1320 में हो जाता है। मात्र 30 वर्ष का अल्प कार्यकाल होता है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण राजा हुए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम सबने सुना होगा। सबसे प्रमुख राजा इसका हुआ था खिलजी वंश का। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने स्टार कर दिया है। कई बार खुसरो शाह का भी नाम आता है, लेकिन थोड़ी सा दिक्कत यह है कि खुसरो शाह खिलजी वंश का नहीं था। वो प्रारंभ में हिंदू हुआ करता था, उसके पश्चात उसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था और खिलजियों के दौरान वो इनका प्रधानमंत्री या सेनापति हुआ करता है। तो वह मुबारक शाह खिलजी को मारकर तब जाकर वो कुछ महीने के लिए खिलजी वंश का शासक बनता है। लेकिन वस्तुतः खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो मुबारक शाह खिलजी को ही माना जाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा दिया था, क्योंकि किताब में खुसरो शाह का भी नाम है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसकी ये कहानी दी हुई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है खिलजी वंश से संबंधित कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश खिलजी वंश था। ये तो सिर्फ आउटर लाइन थी खिलजी वंश से संबंधित। अब बात करते हैं खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी, इसका कार्यकाल 1290 से लेकर 1296, मात्र 6 वर्ष का था। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हुआ करता था। इसके पहले ये गुलाम वंश की सेना का प्रधान सेनापति हुआ करता था, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया है, और गुलाम वंश के अंतिम शासक कैयूमर्स का संरक्षक भी था। और बाद में उसको अपदस्थ करके स्वयं दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हो जाता है और खिलजी वंश की नींव रखता है। यही इस लाइन में लिखा हुआ है। प्रारंभ में जलालुद्दीन गुलाम वंश की सेना में प्रधान सेनापति था तथा गुलाम वंश के अंतिम शासक कैयूमर्स को अपदस्थ करके खिलजी वंश की नींव रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये खिलजी वंश की नींव रखता है तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पहले तो जो दिल्ली सल्तनत की जो जनता थी वो लगभग 80 या 90 वर्ष, मूलतः 84 वर्ष तक गुलाम वंश के शासन को देख रही थी। तो इतना जल्दी कोई भी शासन व्यवस्था, जो भी वहां की जनता हो, किसी अन्य व्यक्ति को जो कि उसके राजवंश से संबंधित ना हो, उसको जल्दी से अपना राजा स्वीकार नहीं कर सकती थी। और या तो पहले से कोई राजा हो, वो किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, तब तो जनता शांत रहेगी। लेकिन यदि कोई किसी को अपदस्थ करके या राजगद्दी को छीन करके आता है तो जनता में विद्रोह की भावना होती है। तो इस चीज को जलालुद्दीन खिलजी समझता था कि उसने गुलाम वंश के शासक को अपदस्थ किया है, तो ये उसकी जनता के साथ विश्वासघात हुआ है कि इस व्यक्ति ने हमारे राजा को हटाया है। तो इस प्रकार विद्रोह ना उत्पन्न हो, तो यह 1290 में तुरंत दिल्ली की गद्दी पे आसीन नहीं होता है। इसके लिए यह शुरू के 1 वर्ष अपनी जो दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था थी, वो दिल्ली के समीप एक किला था जिसका नाम था कीलूगढ़ का किला, या उसे किलोखरी का किला भी कहते हैं। दिल्ली और हरियाणा राज्य के मध्य में पड़ता था। वहीं पर रहकर इसने 1 वर्ष तक, लगातार 1 वर्ष तक दिल्ली की शासन व्यवस्था को संभाले रखा। लेकिन इसी दौरान दिल्ली सल्तनत पे धीरे धीरे मंगोल आक्रमण के खतरे बढ़ते जा रहे थे। तो जो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के क्षेत्र का जो कोतवाल था, वो इसको आमंत्रित करता है कि आप आइए और दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन होइए। तब 1 वर्ष पश्चात जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन होता है और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान का पद धारण करता है। अगला पॉइंट, इसके समय में 1292 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण होता है, लेकिन मंगोल पराजित हो जाते हैं। ठीक इसी के कुछ वर्षों पश्चात पुनः दिल्ली पर
हलाकू के पौत्र उलुग खां के नेतृत्व में एक बार मंगोल आक्रमण फिर से होता है, लेकिन मंगोल दिल्ली सल्तनत की सेना से हार जाते हैं। अब इस बार जो आक्रमण होता है, ये सभी लोग दिल्ली के सुल्तान से क्षमा मांगते हैं और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी इनको माफ कर देता है और अपने राज्य में रहने के लिए स्थान, वेतन एवं भत्ते भी प्रदान करता है। इसकी इस उदारता से खुश होकर ये सभी मंगोल लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। जब ये मंगोल लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकारते हैं, तो ये नए नए मुस्लिम बने थे, तो इन्हें नवीन मुस्लिम भी कहा गया। नवीन मुस्लिम, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे कई बार इसकी चर्चा आएगी। ये समस्त मंगोल जब मुस्लिम धर्म को स्वीकारते हैं और दिल्ली में रहते हैं, तो इन्हें नवीन मुस्लिम या नए मुसलमान के नाम से जाना जाता है। एक तथ्य और इनके साथ जुड़ा है, ये समस्त मंगोल जब मुस्लिम धर्म को स्वीकारते हैं और जलालुद्दीन खिलजी इन्हें दिल्ली में रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, तो ये सभी लोग दिल्ली में जिस स्थान पर रहे थे या रह रहे थे, उसको मंगोलपुरी के नाम से जाना गया है। मंगोलपुरी, ये स्थान आज के समय में भी दिल्ली में एग्जिस्ट करता है। अगर कभी भी आ जाए मंगोलपुरी किसका प्रमुख रूप से निवास स्थान था, तो ये वही मंगोल लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, अर्थात हलाकू के पौत्र उलुग खां के नेतृत्व में आए हुए समस्त सेना और उसके लोग। ये रहा कुछ तथ्य। अगला तथ्य देखते हैं। इसके समय में एक ईरानी फकीर थे जिनका नाम था सिद्दी मौला। ये ईरान से आए हुए थे, बहुत पहले से यहाँ पे रह रहे थे, गुलाम वंश के दौर से। तो सिद्दी मौला और जलालुद्दीन खिलजी के बीच में थोड़ा मतभेद थे, तो सिद्दी मौला की हत्या इन्हीं के समय में हो जाती है। कहा यह जाता है कि सिद्दी मौला जो है अपने अनुयायियों को सुल्तान के प्रति भड़का रहे थे, तो कहीं ना कहीं आरोप भी था कि सिद्दी मौला की हत्या जो है जलालुद्दीन खिलजी ने ही कराई थी। अगर कभी प्रश्न आता है सिद्दी मौला किसके कार्यकाल में थे, तो बलबन के कार्यकाल में भी थे, खिलजी के कार्यकाल में भी थे। इनकी हत्या किसके समय में हुई थी, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। अगला चीज, इसने कुछ अपने साम्राज्य में एक विभाग की स्थापना की थी। पिछली बार भी 2 विभाग आ चुके थे, इनको आपको ध्यान रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में एक व्यय विभाग, हालांकि व्यय विभाग के नाम से प्रश्न कभी नहीं आएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने व्यय विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवान ए वकूफ के नाम से जाना जाता था। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न मैचिंग के लिए या डायरेक्ट सीधे सीधे जरूर आते हैं। अगला तक 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इसकी हत्या इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो बाद में चल के इसका दामाद भी बनता है। तो 1296 में इसकी हत्या इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसमें सारे तथ्य समेटते हुए उसको पूरा करा दिया जाएगा। अच्छा, इसके समय में कुछ अन्य तथ्य भी थे, जैसे इसके समय में दरबारी कौन कौन था, तो कुछ दरबारी हैं, उनके नाम लिख लीजिए, पूछा जाता है कई बार। एक सबसे प्रमुख ग्रंथ आपने सुना होगा, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही यह एक ग्रंथ था जो जलालुद्दीन खिलजी के इतिहास के बारे में बताता है। ये किसके द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा, ये लिखा गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। यह इसी साल पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लेखक थे जो इसके दरबार में रहा करते थे, उसको भी लिखते हैं। एक सबसे प्रमुख नाम है, सब लोग जानते हैं, खिलजी वंश के दौरान या जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो, कुतुबुद्दीन अलवी, और एक अन्य थे मुइद जमी।
इन लोगों को दरबार में संरक्षण प्राप्त था, जिसमें आपको एक नाम ध्यान रखा है, अमीर खुसरो। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसकी अभी चर्चा करेंगे। कई बार ये प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा लेखक था जिसने सबसे ज्यादा राजाओं के प्रति सेवा दी थी? तो अमीर खुसरो ही थे। बाकी इसका अध्ययन अभी करेंगे। ये रहा जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के पश्चात दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का सुल्तान बनता है। इसका कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 तक 20 वर्ष का कार्यकाल था इसका। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। कई बार पूछा गया है। बलबन का भी वास्तविक नाम कुछ और था, अलाउद्दीन खिलजी का भी वास्तविक नाम कुछ और था। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसका वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। इसको कुछ उपाधियां दी गई थी। एक उपाधि थी यामिनी उल खिलाफत। इसका अर्थ होता है खलीफा का दाया हाथ। इसके बारे में थोड़ा सा भी आगे चर्चा करेंगे, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए। दूसरी उपाधि, इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी थी। इसका मतलब होता है दूसरा सिकंदर। कई बार प्रश्न आया है इतिहास में, दूसरा सिकंदर या द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। इसने स्वयं ये उपाधि धारण की थी। अमीर खुसरो ने अपने किताबों में इसको विश्व का सुल्तान भी कहा है। अन्य कई लोगों ने इसको युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से भी विभूषित किया है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था तथा आगे चलकर ये इसी का दामाद भी बनता है। दामाद बनता है। जलालुद्दीन खिलजी अपनी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देता है। इस प्रकार ये भतीजा तो था ही, बाद में इनका दामाद भी बन जाता है। और जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल के समय यह कड़े मानिकपुर का इक्तादार हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का जो क्षेत्र था वहां का इक्तेदार हुआ करता था। अर्थात 1290 से 1296 के दौरान अलाउद्दीन खिलजी कड़े मानिकपुर का इक्तादार हुआ करता था। इक्तादार क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। ये कुछ सामंत होते थे जिनका प्रमुख रूप से कार्य था कि जो जमीनों से प्राप्त आय होती थी यानी कर वसूलना, मुख्य रूप से इक्तादार इन्हीं को कहा जाता था। बाकी जब आप आधुनिक काल में आएंगे जहां पे कई सारी भू राजस्व की व्यवस्थाएं थी, वहां पे इसका पूरा विस्तृत हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार या इक्तादार हुआ करता था? तो कड़े मानिकपुर क्षेत्र का इक्तादार हुआ करता था। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी इस्लामिक शासकों में या दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत के क्षेत्रों में युद्ध अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत के क्षेत्र का अभियान किया था। नेक्स्ट पॉइंट, जब इसने दक्षिण भारत का अभियान किया था तो ये दिल्ली सल्तनत की सेना का सेनापति हुआ करता था। तो यहां से दो प्रश्न आते हैं कि दक्षिण के अभियान के दौरान दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? वो जलालुद्दीन खिलजी हुआ करता था, क्योंकि इसने दक्षिण का अभियान 1296 ईस्वी में किया था। अगर प्रश्न आए कि दक्षिण का अभियान किस शासक के नेतृत्व में हुआ था या किस सेनापति के नेतृत्व में हुआ था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में था। इन दोनों तथ्यों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दक्षिण का पहला अभियान अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में 1296 ईस्वी में हुआ था। इस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जलालुद्दीन खिलजी आसीन था। नेक्स्ट पॉइंट, जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान करता है तो किसके विरुद्ध करता है, इस चीज को देखते हैं। 1296 में दक्षिण का अभियान महाराष्ट्र के क्षेत्र के नीचे जब आप आते हैं, वही तेलंगाना के आसपास का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र,
तो वहां पर एक क्षेत्र है देवगिरी, जिसको आज के समय में दौलताबाद के नाम से जानते हैं। तो देवगिरी के विरुद्ध सबसे पहला दक्षिण भारत का अभियान था। यहाँ का जो शासक था वो राजा रामचंद्र थे। देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र के विरुद्ध थे। अब प्रश्न आता है कि ये किस वंश के राजा थे? तो ये यदुवंशी काकतीय वंश के राजा हुआ करते थे। दक्षिण भारत का अभियान यदुवंशी राजा रामचंद्र के विरुद्ध था। यह देवगिरी के शासक थे। इसके साथ दो तथ्य और हैं। जब ये यहाँ का अभियान करके आगे बढ़ रहा था तो दो क्षेत्र और थे दक्षिण भारत के जहां पे इसने लूटपाट की थी। एक था दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना क्षेत्र, इसकी राजधानी वारंगल थी। और इसके पश्चात एक और इसी के समीप क्षेत्र था जहां पर अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना ने भीषण लूटपाट की थी। उसका नाम था द्वार समुद्र। और इसकी जो राजधानी थी वो होयसल थी। इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि कई बार राजधानी पूछ लेते हैं, मैचिंग के लिए आ जाती हैं। तो दक्षिण भारत के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इन समस्त क्षेत्रों को लूटा था। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके पश्चात 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। जब ये सुल्तान बनता है तो इसके कार्यकाल की एक सबसे प्रमुख घटना है। कई बार ये प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान में हुए थे। लगभग 6 प्रमुख आक्रमण थे। छोटे मोटे आक्रमणों को छोड़ दिया जाए तो 6 सबसे प्रमुख आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुए थे। आपने अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी पद्मावती, जिसमें मूवी की शुरुआत ही ऐसे होती है कि अलाउद्दीन खिलजी किसी युद्ध क्षेत्र से बाहर आ रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो यही दृश्य था कि अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमणों को विफल करके आ रहा होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में ही हुए थे, जो कि ये तथ्य लिखा हुआ है। अब पहले से अलाउद्दीन खिलजी ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत की सेना का सेनापति रह चुका होता है, तो इसे सेना की कमजोरियों और समाज की कुछ समस्याओं के बारे में पता होता है। जब ये राजा बनता है तो बहुत से लोग इसको राजा स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसने अपने पहले वाले राजा की हत्या करके गद्दी हथियाई थी। तो इस वजह से इसके साम्राज्य के भीतर में भी कुछ विद्रोह होते हैं, जिनमें से इसके साम्राज्य के भीतर अनेकों विद्रोह होते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख थे। एक था नौ मुस्लिम विद्रोह, अकत खां विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह, जिसमें से ये दो प्रमुख हैं। बस इनको आप सुन लीजिए। बात आती है नौ मुस्लिम विद्रोह क्या था। तो आपको नौ मुस्लिम पहले से बताया था कि जो मंगोल लोग थे यहाँ पे आके मुस्लिम धर्म स्वीकारते हैं और दिल्ली में मंगोल बुरी स्थान पे रह रहे थे, तो वो सभी जलालुद्दीन खिलजी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखते थे। तो उनको ये लगा कि हमारे राजा को इस व्यक्ति ने हत्या कर दी है, तो इसलिए वो समस्त नौ मुस्लिम जो है अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में आ जाते हैं। इस वजह से ये विद्रोह करते हैं। दूसरा जो प्रमुख विद्रोह था वो हाजी मौला का था। हाजी मौला जो थे वो जनता में लोकप्रिय थे। उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया था कि आपने गद्दी हथियाई है, जबकि खिलजी वंश के अन्य वारिस अभी भी हैं। तो इस तरह से कुछ विद्रोह होते हैं जिनको अलाउद्दीन खिलजी भली भांति उनको नियंत्रित करता है। अच्छा, इनको नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य में कई तरह के सुधार करता है। उन सुधारों पे चर्चा करते हैं, जैसे कि सैन्य सुधार किया था, आर्थिक सुधार किया था, बाजारों में सुधार किया था, तो उसकी चर्चा करते हैं। इस कड़ी में पहला पॉइंट सैन्य सुधार। जैसा कि दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण और आंतरिक विद्रोह बढ़ रहे थे, तो इससे निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार किए। इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसी राजा ने एक स्थायी सेना का गठन किया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। एक चीज ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन ने दीवान ए अर्ज के नाम से एक सैन्य विभाग का गठन जरूर किया था, लेकिन वो स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। वो जिस समय कोई अभियान होता था उस समय सैन्य गठन हो जाता था। जितने भी
लोग होते थे वो सेना में आ जाते थे, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अगर कभी भी प्रश्न आता है कि किस सुल्तान ने स्थायी सेना का गठन किया था, तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले एक स्थायी सेना का गठन किया था। दूसरा चीज, जब इसने एक स्थायी सेना रखी तो सेना में भर्ती करना, उनकी पूरी व्यवस्था रखना, हर चीज, तो उसके लिए इसने सैन्य विभाग के अंतर्गत एक अन्य विभाग जिसका नाम था दीवान ए आरिज का गठन किया। तो यहां से दो चीज क्लियर कर लीजिए, अगर कभी भी प्रश्न आता है कि सैन्य विभाग का गठन किसने किया, तो वो बलबन ने किया था दीवान ए अर्ज के नाम से। लेकिन अगर आए कि सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किसने किया या साम्राज्य में स्थायी सेना रखने का श्रेय किसे जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। इसने सैन्य विभाग के अंतर्गत एक छोटा सा डिपार्टमेंट था दीवान ए आरिज, यह व्यक्ति और यह डिपार्टमेंट सेना की भर्ती करना, रखरखाव करना, उन पे खर्चे करना, उनको ट्रेनिंग देना, इस प्रकार के काम किया करता था। अब आगे देखते हैं, जब एक स्थायी सेना हो गई जो कि साम्राज्य में हमेशा सैन्य सेना का ही काम है कि आप सैन्य गतिविधियों में ही लिप्त रहेंगे पूरे वर्ष, तो जाहिर सी बात है कि उनको खाने पीने इत्यादि एवं उनके परिवार के भरण पोषण के लिए भी कुछ समस्याएं आती, तो उनको वेतन के रूप में क्या दिया जाए। जबकि इसके पहले तक जिस समय ये लोग लड़ने जाते थे, अभियान के बाद वापस लौटते थे, फिर अपनी खेती में लोग लग जाते थे। मैक्सिमम, सबकी बात नहीं हो रही है, अगर 10,000 की सेना होती थी तो उसमें 8,000 फ्री कर दिए जाते थे। लेकिन जब लगातार कोई साम्राज्य की सीमाओं पर सैन्य गतिविधियों में रहेगा तो उसको वेतन देना शुरू होगा, वो भी धन के रूप में। तो इसके लिए इसने साम्राज्य में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि सैनिकों को नगद वेतन देना किसने प्रारंभ किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। अब वेतन का प्रारूप क्या था, एक सैनिक होता था और प्रत्येक सैनिक के साथ उसका एक घोड़ा होता था। तो जब एक सैनिक और उसके साथ एक घोड़ा हुआ करता था तो उसको 234 टंका यानी 234 रुपए, उस समय की करेंसी टंका थी, तो एक सैनिक और एक घोड़े वाले को 234 रुपए टंका दिए जाते थे। लेकिन यदि कोई सैनिक होता था जिसके पास दो घोड़े होते थे तो उसको 312 टंका दिया जाता। अब यहीं से एक प्रश्न आया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में एक घोड़े के ऊपर व्यय के लिए कितना रुपए दिया जाता था। यहाँ पे एक समीकरण बन रहा, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, बाकी आप याद रखिएगा एक घोड़े के लिए 78 टंका की धनराशि सुनिश्चित की गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है इसलिए दिखाया है कि जीएस में भी गणित लगवा ले रहे हो। अब ये सैनिकों के वेतन देने की, अब अगली चीज, इसके कार्यकाल में घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा की शुरुआत की गई। ये चीज कहां से आई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये एक जलालुद्दीन खिलजी के दौरान में ये स्वयं सेनापति हुआ करता था, तो इसको सेना के अंदर जो कुछ कमियां थी इसके विषय में पूरी तरीके से सब चीज पता थी, इसीलिए एक योग्य सेनापति हमेशा कहा जाता है। तो अपने अभियान के दौरान ये देखता था कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, जो सैनिक नियुक्त होते थे लेकिन जब अभियान में चलने की बात होती थी वो अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को भेज देते थे। क्यों, क्योंकि किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, और जो अच्छा घोड़ा होता था उसके स्थान पे कोई बेकार सा घोड़ा लेके आते थे। तो इस तरह की कुछ कमियों को अलाउद्दीन खिलजी भली भांति समझता था। और रही बात युद्ध भी करने जाना है तो मंगोलों के विरुद्ध, एक चीज ध्यान रखिएगा, मंगोल के जो भी आक्रांता थे इनके द्वारा जितने भी युद्ध जीते गए थे तो इनकी जो सबसे पहली शक्ति थी वो इनके घोड़े हुआ करते थे। मंगोल क्षेत्र के घोड़े आज के समय में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी हाइट थोड़ा कम होती है और लंबाई ज्यादा होती है। ये 4 कदम में नॉर्मल घोड़ों से या अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले घोड़ों से कुछ ज्यादा दूरी तय करते हैं, और ऊंचाई कम होने की वजह से ये पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसानी से जाते हैं। आपको ध्यान होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंगोलिया के दौरे पे गए हुए थे, आप गूगल करके देखिएगा, तो उनको उपहार स्वरूप एक घोड़ा भी भेंट में दिया गया था। तो कहीं ना कहीं मंगोलिया का जो देश है या मंगोल देश है वो अपने घोड़े, वहां के घोड़े वाकई में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को ये चीज पता थी कि सैनिक तो ठीक है लेकिन हमारे जो
घोड़े हैं जिनको युद्ध में सबसे अहम जिम्मेदारी होती, उनका भी ठीक होना बहुत जरूरी है। इस कड़ी में इसने घोड़ों को दागने, दागने का अर्थ होता है उन पर एक सील लगाना, मोहर लगाना, ताकि पता रहे कि यही घोड़ा युद्ध अभियान के दौरान जाएगा। और दूसरा, इसने सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया, अर्थात सैनिकों के शरीर पे जहां कहीं भी निशान या जिसके द्वारा उनको पहचाना जा सके, इस तरह की परंपरा की शुरुआत की गई। आप इसको थोड़ा हल्के शब्दों में समझ लीजिए कि हुलिया लिखना मतलब उस जमाने का आधार कार्ड हुआ करता था जिसमें पूरी डिटेल हुआ करती थी। और हाँ, अगर कभी पूछा जाए कि मुरत्तब के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो सैनिकों को ही मुरत्तब कहा जाता है। शुद्ध अर्थों में सैनिक बोल रहे हैं, उस काल के दौर में सैनिक को मुरत्तब के नाम से पुकारा जाता है। तो ये कुछ सैन्य सुधार थे। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में विदेश विभाग की भी स्थापना की थी, गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, डाक चौकियों की स्थापना की थी। उसका भी थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य में गुप्तचर विभाग, इसको भी मजबूत किया था। हालांकि इसका निर्माण पहले भी हो चुका था, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आस पड़ोस के जो भी साम्राज्य होते थे वहां से मैत्री संबंध या सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए विदेश विभाग जिसे कि दीवान ए रसालत भी कहा जाता है। इसने विदेश विभाग दीवान ए रसालत का गठन किया था। अगला चीज, डाक चौकियों का निर्माण कराया था। डाक चौकियों का निर्माण कराया था, जिससे कि यदि कोई बाह्य आक्रमण साम्राज्य में होता है तो वो जल्द से जल्द सल्तनत यानी साम्राज्य में, अपनी राजधानी में जल्द से जल्द उसकी सूचना प्राप्त हो सके और अभियान के लिए, युद्ध करने के लिए सेना तुरंत पहुंच सके। तो इस तरह के कई सारे सैन्य सुधार थे जिसका श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं आर्थिक सुधारों में।